बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 8 का चैप्टर 2 का लेक्चर देखेंगे और आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि इरेज क्या चीज़ होती है और इरेज को हम फिर कैसे बेसिक जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है प्रोग्रामिंग इन बेसिक। आज हम बात करेंगे इरेज की। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हमने बात की थी कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, जिसके अंदर हमने इफ देन एल्स की बात की थी, और उसके बाद हमने बात की थी लूप्स की, जिसके अंदर हमने फॉर लूप की बात की थी, व्हाइल लूप की बात की थी। आज स्टूडेंट एक और फीचर की हम बात करेंगे जिसको हम यूज कर सकते हैं बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, दैट इज कॉल्ड इरेज। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ, फिर इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दूंगा। एन इरे इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल दैट ग्रुप्स अ सीरीज ऑफ वैल्यूज एंड प्लेसेस देम इन अ सिंगल वेरिएबल। स्टूडेंट्स, बेसिकली होता है कि कई दफ़ा ये होता है कि हमने सेम टाइप के वेरिएबल्स जो हैं अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ये कहता हूँ कि किसी एक स्पेसिफिक क्लास के स्टूडेंट्स का मैंने जो वो डाटा स्टोर करना है, तो उसके लिए ये पॉसिबिलिटी है कि अगर वो सेम टाइप के वेरिएबल है, मीन फॉर एग्जाम्पल 10 स्टूडेंट्स हैं और 10 के 10 स्टूडेंट्स का जो नेम है वो सेम टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं हम उस नाम के लिए, मीन स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होगा, क्योंकि नेम है तो नेम आपको पता है कि स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल के थ्रू ही डिक्लेयर होते हैं। अब अगर 10 के 10 स्टूडेंट्स जो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को ही यूज़ करें तो मैं उनके लिए एक इरे डिक्लेयर कर सकता हूँ। उस इरे में क्या होगा कि मैं उन तमाम 10 स्टूडेंट्स के जो वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, अलहदा से करने के बजाय मैं उनको सिर्फ एक ही नाम दे दूंगा, मीन 10 के 10 स्टूडेंट्स को एक स्पेसिफिक नाम दे दिया जाएगा और उस नाम को हम फिर इरेज का नाम कहते हैं। मीन हर इरे को आप कोई ना कोई नाम देते हैं, जो भी आप वैल्यूज उसके अंदर स्टोर करते हैं उन वैल्यूज को आप कोई ना कोई नाम देते हैं। वो नाम आपकी तमाम वैल्यूज का सेम नाम होता है। सिर्फ ये है कि आपने ये चीज़ याद रखनी होती है कि जो आप वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं इरे के अंदर उनकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। मीन अगर वो इंटीजर टाइप है तो इंटीजर टाइप ही तमाम वैल्यूज़ की होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ इंटीजर टाइप है और कुछ स्ट्रिंग टाइप है। उस केस के अंदर फिर आपकी इरेज जो वो काम नहीं कर सकती। अब इसकी एग्जाम्पल थोड़ी देर में देखेंगे, वहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि इरेज को हम कैसे यूज़ करते हैं। इरेज आर यूजफुल व्हेन यू नीड टू स्टोर अ सेट ऑफ सिमिलर डाटा। याद रखिए, सिमिलर डाटा मीन सिमिलर डाटा टाइप हो, मीन स्ट्रिंग टाइप का डाटा हो या आपका इंटीजर टाइप का डाटा हो, तो तभी आप इरेज और डिक्लेयर उसके लिए कर सकते हैं, बिकॉज दे मेक इट ईजियर टू मैनिपुलेट द डाटा टुगेदर। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि हमारे पास इरे के अंदर जो है बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसकी डिटेल जो है उसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब मैं आपको एक स्मॉल सी फिगर बना के जो नेक्स्ट बोर्ड पे दिखाऊंगा उसमें बताऊंगा कि कैसे आप इरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो लेट्स सी, देखते हैं फिर। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि इरे इज डिक्लेयर्ड यूजिंग द कीवर्ड डिम। कि आप प्रोग्राम के अंदर जब इरे को आपने डिक्लेयर करना हो तो कौन से कीवर्ड से जो आप डिक्लेयर उसको करते हैं, तो डिम, DIM का जो वर्ड है वो यूज होता है। डिम इज अ शॉर्ट फॉर्म डायमेंशन, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि डिम डायमेंशन से निकला है, तो डिम हम यूज करते हैं। हम जब भी इरे डिक्लेयर करनी हो हम DIM का जो कीवर्ड है उसको यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। It is basically a list of variables of same data type stored in memory locations having same name। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपने याद रखनी है और इस डेफिनेशन को आपने भूलना नहीं है, यह कॉन्सेप्ट आपने अपना क्लियर रखना है। मीन बेसिकली लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सेम डाटा टाइप, सेम डाटा टाइप होनी चाहिए। ये चीज़ मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि यही चीज़ कंफ्यूज करती है स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट्स भूल जाते हैं इस चीज़ को। सेम डाटा का मतलब है कि जो वैल्यूज आपने इरे के अंदर स्टोर की हैं वो तमाम वैल्यूज आपकी एक ही डाटा टाइप से रिलेटेड हो। मीन अगर इंटीजर टाइप है तो इंटीजर टाइप ही हो, अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही हो। तो इस तरह आप जो वो सेम डाटा टाइप के वेरिएबल्स को एक ही इरे के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ एन इरे कैन बी रेफर्ड टू बाय इट्स सबस्क्रिप्ट वैल्यू। सबस्क्रिप्ट वैल्यू को हम इंडेक्स वैल्यू का नाम भी देते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ से जरा क्लियर कर लीजिए अच्छी तरह, यहाँ से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ और कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए कि इरे क्यों यूज़ की जाती है, क्योंकि आपने भी इन फ्यूचर प्रोग्राम्स लिखने हैं बेसिक के अंदर तो आपने भी इरे डिक्लेयर करनी होगी। स्टूडेंट्स, इरे का डायरेक्टली कॉन्टैक्ट होता है किसके साथ, मेमोरी के साथ। अब मेमोरी किस चीज़ को हम कह रहे हैं, रैम को, रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि आपके जो प्रोग्राम चल रहे होते हैं जो रनिंग कंडीशन में होते हैं वो किस में काम कर रहे हैं, तो रैम के अंदर कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद जब आप उसको स्टोर करवाते हो तो फिर आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर हो जाता है जाके। तो स्टूडेंट्स, एज्यूम करें ये आपको मेमोरी का पार्ट है, कोई रैम का पार्ट है, उसमें हमने क्या किया, हमने किसी जगह पे 5 स्टोर करवा दिया, किसी जगह पे 3, 7, 6, 2 और 20, हमने 6 वैल्यूज जो है वो स्टोर करवा दी। एज्यूम कर लें कि मेमोरी में एक स्पेसिफिक बफर या एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन एलोकेट हो गई इन वैल्यूज के लिए और वो कुछ इस तरह की थी, तो हमने 6 वैल्यूज को स्टोर करवा दिया।
अब स्टूडेंट हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि ये 6 की 6 वैल्यू जो इंटीजर डाटा टाइप है और सेम टाइप का ये डाटा है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक एरे जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। बजाय इसके हम इसको अपने प्रोग्राम के अंदर डिफरेंटली जो है वो ट्रीट करें, मीन 5 को अलहदा से ट्रीट करें, 3 को अलहदा, 7 को अलहदा, 6 को अलहदा, 2 को अलहदा, 20 को अलहदा। हम एज इट इज कंप्लीट को एज ए होल जो एक एरे के तौर पे डिक्लेयर करके तो इसको यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। अब कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इसके लिए एक एरे जो है डिक्लेयर कर देंगे, उसका नाम मैंने रख दिया ARR। कोई भी नाम रखा जा सकता है, सिर्फ वो रिजर्व वर्ड ना हो। रिजर्व वर्ड का मतलब ये है कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वो वर्ड ऑलरेडी यूज ना हो रहे हो। मीन फॉर एग्जाम्पल प्रिंट का जो वर्ड है वो आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टेटमेंट के लिए या कमांड के लिए यूज होता है, तो आप प्रिंट का यूज नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई भी वर्ड जो रिजर्व वर्ड नहीं है आप उसको यूज कर सकते हैं एज ए एरे नेम। तो अपने एरे का नाम जरूर रखना होता है। मैंने इसका नाम रख दिया ARR। तो ये कंप्लीट जो आपकी एरे है, मीन जो 6 वैल्यूज है, इनका नाम जो आपने ARR रख दिया। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर सबस्क्रिप्ट वैल्यू या इंडेक्स वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है, आपको ये आइडिया है कि मेमोरी के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होती है उसका कोई ना कोई एड्रेस होता है, क्योंकि मेमोरी के अंदर जब भी आपने कोई चीज़ गेट करनी होती है तो आपका CPU एड्रेस की बेस पे उसको गेट करता है, और इस काम के लिए उसको कौन हेल्प करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। अब स्टूडेंट्स ARR1 ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन पे आपकी 5 वैल्यू स्टोर है। दिस लोकेशन, जो लोकेशन आइडेंटिफाई कर रही है कि वैल्यू कहाँ पे स्टोर है, वो लोकेशन आपकी इनफैक्ट कहलाती है क्या, सबस्क्रिप्ट वैल्यू या इंडेक्स वैल्यू। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके बाद ARR2 सेकेंड लोकेशन पे 3 स्टोर है, थर्ड लोकेशन पे 7 स्टोर है, 4 पे 6 है और 5 पे 2 है और 6 पे 20 स्टोर है। तो इस तरह आप सबस्क्रिप्ट वैल्यू को या इंडेक्स वैल्यूज को यूज करते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इन वैल्यूज के थ्रू आप जो आइडेंटिफाई करते हैं किसको, जो स्पेसिफिक वैल्यू है। तो हर वैल्यू को आपने आइडेंटिफाई करना होता है स्पेसिफिक जो है एड्रेसेस के थ्रू, और वो एड्रेसेस आपको कौन प्रोवाइड करता है, सबस्क्रिप्ट वैल्यू या इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड करती है। तो ये चीज़ याद रखनी है। अब आपने इरेज का कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है, इसको याद रखना है, क्योंकि आपने मेमोरी के अंदर इस तरह की वैल्यू स्टोर करवानी होती है। तो अगर आप ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करवा लेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो इजीली इसको आइडेंटिफाई कर लेगा और आपका प्रोग्राम जो है वो फास्टली जो है एग्जीक्यूट हो सकेगा। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि हमारे पास एरे का जो सिंटैक्स है फॉर्मली, वो सिंटैक्स क्या है। तो लेट्स सी। तो फ्रेंड्स एरे का जो सिंटैक्स है इट्स वेरी वेरी सिंपल। DIM कीवर्ड आपने यूज करना है। DIM स्टैंड्स फॉर डायमेंशन, इसको इन शॉर्ट हम DIM के नाम से लिखते हैं। इसके बाद आप एरे का नाम देते हैं। कोई भी आपने एरे नेम जो है वो मेंशन करना होता है, और फिर आपने उसका साइज देना होता है या नंबर्स लिखने होते हैं कि साइज आपकी एरे का क्या होगा। 10 है तो आप 10 लिखते थे, 11 है 11 है, 20 है तो 20 है। तो ये साइज आप डिक्लेयर कर देते हैं, उसको हम NUM या नंबर से डिक्लेयर भी कर सकते हैं। वेयर एरे नेम इज द नेम ऑफ द एरे, नंबर इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, और साइज। तो ये आपने याद रखना है। इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है, इसको आप इजीली याद रख सकते हो। लाइक अगर मैं कहता हूँ DIM मार्क्स 10, यहाँ पे स्टेटमेंट जो आपकी विल डिक्लेयर एन एरे नेम मार्क्स, उसका नाम मैंने मार्क्स रख दिया जो आपकी एरे थी, और उसके अंदर 10 एलिमेंट्स जो वो स्टोर करवाने हैं। और उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4, मार्क्स 5 अप टू मार्क्स 10 तक। तो आपकी जो सबस्क्रिप्ट वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 एंड सो ऑन। तो फ्रेंड्स इस तरह आप एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। अब देखते हैं एक फॉर्मल एग्जाम्पल जिसके अंदर हम एरेज को यूज करेंगे और देखेंगे उसको फिर हम कैसे जो है वो काम कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। सो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल है, इसको जरा देख लीजिए अच्छी तरह और इसको आप इम्प्लीमेंट करके भी देखिएगा अपने बेसिक प्रोग्राम के अंदर और देखिएगा इसका रिजल्ट क्या निकलता है। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल है, हमने सबसे पहले रिमार्क्स लिखा, फाइंड रेक्टेंगल्स विद एरिया लार्जर देन 120 यूनिट्स। तो फ्रेंड्स हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने रेक्टेंगल्स फाइंड करनी है जिनका एरिया जो है 120 यूनिट से ज्यादा होगा। तो हमने इसके लिए एरे डिक्लेयर करनी है। फ्रेंड्स याद रखिएगा एरे को आप डिक्लेयर करना अगर जरूरी है तो डिक्लेयर करें, अगर जरूरी नहीं है तो आप नहीं भी कर सकते। आपकी अपनी लॉजिक है, अपनी थिंकिंग है कि आपने प्रोग्राम को कैसे जो है इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपको एरे का कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है तो इसलिए यहाँ पे एरे जो वो लाजमी जो है डिक्लेयर की जा रही है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। जब अगर इसको प्रोग्राम आता है, अगर आपसे ये नहीं कहा जाता कि आपने एरे को यूज़ करना है तो ये आपकी फिर मर्जी है कि आप एरे को यूज़ करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते तो ना कीजिएगा। सबसे पहले एरे का आपको पता है सिंटैक्स DIM, और फिर उसके बाद आपने एरे का नाम और फिर उसका साइज या नंबर दे दिया। यहाँ पे बेसिकली आपने जो है वो 2 एरेज डिक्लेयर की हैं, लेंथ की और ब्रेड्थ की, क्योंकि आपने रेक्टेंगल्स फाइंड करनी है तो उसके लिए आपको 2 एरेज की जरूरत पड़ती है। देन स्टूडेंट्स आपने एक CLS का जो कीवर्ड है उसको यूज़ किया, CLS फॉर क्लियर स्क्रीन, कि ऑलरेडी अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट होगी तो आउटपुट क्लियर हो जाएगी और स्पेसिफिकली जो आउटपुट यहाँ से निकलेगी वही आउटपुट आपको स्क्रीन पे नजर आएगी।
आप इसको यूज़ करें और उसको नहीं भी यूज़ करके देखिएगा कि कोई इफेक्ट पड़ता है आपके आउटपुट के ऊपर या नहीं पड़ता। देन आप यूज़ करेंगे फॉर लूप को। फॉर लूप के लिए अगेन हमने एक काउंटर, प्रीवियस लेक्चर अगर आपको याद हो तो आपको याद होगा कि फॉर लूप को कैसे यूज़ किया जाता था। उसके लिए आप काउंटर वेरिएबल एक डिक्लेयर करते थे, i इज इक्वल टू 1 to 100 तक हम इसको करेंगे चलाएंगे, क्योंकि आपने लेंथ जो वो 100 तक रखी है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये कहा था कि आप i के अलावा कोई और वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप सिर्फ i ही यूज़ करें, आप कोई भी अल्फ़ाबेट इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आप प्रीवियस लेक्चर को याद करें तो आपने फॉर i इज इक्वल टू 1 to 100 के बाद स्टेप 1 या स्टेप 2 या स्टेप -1 ये चीज़ें लिखी हुई देखी थी। सिंटैक्स में भी आपने ये देखा था। याद रखिएगा, ऑप्शनल है, स्टेप लिखना ऑप्शनल है। अगर आपने एक का इंक्रीमेंट करवाना है तो आप स्टेप 1 ना भी लिखें तो ऑटोमेटिकली एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि आप स्टेप 1 लिखें, लेकिन अगर आपने -1 करना है या स्टेप 2 करना है तो फिर आपको स्टेप का कीवर्ड लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इस प्रोग्राम को आप लिखेंगे तो आप यहाँ पे अगर नहीं भी स्टेप लिखते तो इट्स ओके, ये आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ एक का इंक्रीमेंट करवा रहे हैं और बाय डिफॉल्ट एक का इंक्रीमेंट जो वही होता है। सो प्रिंट एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, और क्योंकि प्रिंट करवानी एंटर ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल तो क्या होगा, इनपुट ली जाएगी यूजर से। मीन आप यूजर है तो आप इनपुट देंगे। आप इनपुट देंगे तो इनपुट जो है वो लेंथ को जो आपके एरे है उसके अंदर स्टोर हो जाएगी पहली वैल्यू के ऊपर जाके। मीन लेंथ 1 के ऊपर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो आप वैल्यू देंगे। उसके बाद प्रिंट एंटर ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, आपसे ब्रेड्थ मांगी जाएगी। जो भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, जो भी आप ब्रेड्थ देंगे अपने प्रोग्राम को, वो ब्रेड्थ कहाँ पे जाके स्टोर होगी, वो आपकी रे के अंदर ब्रेड्थ 1 जो होगी वहां पे जाके स्टोर हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स ये आपका लूप चलता रहेगा, 100 टाइम चलेगा और 100 वैल्यूज जो है आपकी लेंथ की रे और ब्रेड्थ की रे के अंदर स्टोर हो जाएंगी। और पहली वैल्यू को एक्सेस करने के लिए लेंथ 1 यूज होगा आपका सबस्क्रिप्ट वैल्यू, दूसरी वैल्यू को जो चेक करने के लिए लेंथ 2 सबस्क्रिप्ट वैल्यूज यूज होगी एंड सो ऑन। तो इस तरह आप याद रखिएगा कि किस तरह ये काम हो रहा है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने एनालाइज करना है एरिया, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन था वो बेसिकली ये था, रेक्टेंगल्स विद एरिया लार्जर देन 120 यूनिट्स। हमने एरिया देखना है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम दोबारा फॉर लूप चलाएंगे 1 से 100 तक। और इफ, अब देखिए यहाँ पे आपके लूप के अंदर आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट भी यूज हो रही है। सो इफ लेंथ ऑफ i मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ ऑफ i इज ग्रेटर देन 120, देन आपकी रेक्टेंगल जो है उसका एरिया जो है 120 से फिर ज्यादा होगा, अदरवाइज वो रिजल्ट आपको नहीं देगा। तो इस तरह आपके जो प्रोग्राम जो वो चेक करेगा कि रेक्टेंगल्स कौन कौन सी रेक्टेंगल्स ऐसी है जिनका एरिया जो 120 यूनिट से ज्यादा है, क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई होगी ब्रेड्थ के साथ। लेंथ 1 पे जो वैल्यू होगी और ब्रेड्थ 1 पे जो वैल्यू होगी वो दोनों मल्टीप्लाई होंगी। उसके बाद अगर रिजल्ट 120 से ऊपर आता है तो आपको रिजल्ट पे शो होगा, अदरवाइज शो नहीं होगा। तो इस तरह आपका रिजल्ट जो है वो आपको दिखाई देगा। और देन इफ को आपने एंड इफ कर दिया और फिर एंड कर दिया। स्टूडेंट्स इन प्रोग्राम्स को आपने करके जरूर देखना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपकी जो बुक के अंदर एग्जाम्पल्स मौजूद है चैप्टर नंबर 2 के अंदर, हम उसको करेंगे और बहुत डिटेल के साथ करेंगे, जिसमें कंडीशनल आपकी स्टेटमेंट्स भी यूज होंगी, आपकी इरेज का कॉन्सेप्ट भी यूज होगा, आपके लूप्स के कॉन्सेप्ट भी यूज होंगे और किसी किसी प्रोग्राम के अंदर आपके तीनों कॉन्सेप्ट जो है वो यूज होंगे। तो स्टूडेंट्स उससे पहले आप अपने कंप्यूटर के ऊपर अगर बेसिक लैंग्वेज इंस्टॉल नहीं है उसको इंस्टॉल कर लीजिए, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर आप मेरे साथ साथ प्रोग्राम को लिखिएगा ताकि आपको भी क्लियर हो कि ये कॉन्सेप्ट बेसिकली इंप्लीमेंट कैसे किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का जो लेक्चर था आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।